अभी हमने एक डेटा बनाया बर्डन ऑफ पेनक्रेटाइटिस। तो हमारे पास 1858 मरीजों का जो डेटा है, उनका करीब 112 करोड़ रुपया यहाँ आने से पहले खर्चा हुआ है। मैं भी शिफ्टों में काम करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं पड़ाव में देख रहा हूँ कि हमें 10 बजे सोना, 6 बजे उठना, वो सब हमें सिखाया जा रहा है। जॉब है वो मेरी अभी शिफ्टों में है, तो मैं नाइट शिफ्ट भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आगे मुझे मतलब अब क्या करना है। ये बीमारी आधुनिक जीवन शैली का एक बाई प्रोडक्ट है। 1937 में हिंदुस्तान में पहली बार आया और अभी 100 साल हुए नहीं है, हम दुनिया में सबसे आगे हुए, क्योंकि ना तो हम आयुर्वेद की दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, ना जापान का सर्काडियन रिदम में फॉलो कर रहे हैं। पर पारा, तांबा, गंधक मैं डाल रहा हूँ, ये सारे जहर हैं और मरते हुए मरीज ठीक हो रहे हैं। ये मेरे लिए एक पहेली थी। जो आपको एक यहाँ पर एक मॉडल चार्ट दिया गया है, ये एक बैलेंस डाइट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये वात पित्त कफ है। आपकी भूख के हिसाब से आपको घड़ी की सुई पे खाना खाना है, क्योंकि सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालय, शरीर की रक्षा करनी है। मेरा नाम मुदित सिंह है, मैं भोपाल से हूँ। फर्स्ट टाइम मुझे इसका अटैक पड़ा था 2022 में। तो मैंने वहाँ पे दिखाया था। उन्होंने डायग्नोस किया था कि ये पैंक्रेटाइटिस है। बाद में शुरू में तो मुझे पता नहीं था ये बीमारी क्या है, क्योंकि पेन था तो मुझे लगा जनरली कि स्टमक पेन है या कुछ और होगा। तो वहाँ पे डायग्नोस हुआ था फर्स्ट टाइम एक्यूट पैंक्रेटाइटिस उससे। और उसके 2022 के बाद मुझे जो अटैक पड़ा है वो 2025 में पड़ा है, अप्रैल में। और उसके बाद जुलाई में। तो मतलब 2 3 और एक और माइल्ड अटैक जैन फेब के आसपास होगा। तो इस साल मतलब वो एक्यूट से एक्यूट ऑन क्रॉनिक कैल्सीफाइड हो गया है, जो कैल्शियम पैंक्रियास पे शायद डिपॉजिट हो जाता। तो वो है। मेरा सवाल ये है कि जैसे यहाँ तो हम 21 डेज रहते हैं, हम पूरा रूटीन फॉलो करेंगे, सारी दवाइयाँ ले ली हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि हमें 1 साल तक वो दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है विद द रूटीन जो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो दवाइयाँ हम मतलब ले रहे हैं, तो वो हमें कब तक लेनी है? वो 1 साल तक ही लेनी है या 1 साल के पहले भी उसे बंद किया जा सकता है? और वो किस बेसिस पे होता है कि हमें 1 साल तक अटैक नहीं पड़ा तो मतलब ठीक हो गया है, या कुछ उसका पैरामीटर है कि रिपोर्ट्स आती हैं कि उस बेसिस पे देख के उसे देखा जाता है कि आप आपकी दवाई यहाँ आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं? तो हमें दवाइयाँ कब तक कंटिन्यू करनी है, मेरा वो सवाल था। आपने जो सवाल पूछा ना, ये मेरे सवाल है। आपने जो सवाल पूछे हैं ये मेरे सवाल है खुद से, कि दवाई कब तक खानी है, कैसे पता चलेगा कि मरीज ठीक हो गया। ये सब सवाल मेरे जहन के सवाल हैं। अब हम 1 साल इलाज क्यों कर रहे हैं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि हम 1 साल ही क्यों कर रहे हैं। तो ये दवा किसी किताब में नहीं लिखी है। मैं वैद्य सत्यप्रकाश जी की औलाद हूँ। उनके हाथों में 1972 में एक दवा तैयार हुई, जो एक बहुत एडवांस पैनक्रेटिक डिजीज में दी गई, वो बचा। वो मैंने ठीक होते देखा 13 साल की उम्र में। तो बहुत सारे बीमारों का इलाज करते थे, पर मैंने देखा कि उनकी वो बनी हुई दवा पैनक्रेटिक डिजीज में स्पेशल इफेक्ट रखती है, कुछ और बीमारी भी करती है। तो ये मेरा इसके साथ हुआ परिचय। फिर दवा बनने में टाइम लगता है काफ़ी। तो उनके हाथों से वही दवा दोबारा नहीं बनी, कभी नहीं बनी। तो जब मैंने बीएससी करने के बाद देखा कि उनसे कुछ लोग ठीक होते हैं, तो क्यों ठीक होते हैं, इसके पीछे विज्ञान क्या है, अपने आप तो कुछ होता नहीं है। तो मैं उसके साथ आयुर्वेद में आया। फिर मैं उनके साथ काम करना चाहता था, पर ज़्यादा मौका नहीं लगा। 3.5 साल ही मैं उनके साथ दवा बनाने का काम कर पाया, उनका स्वर्गवास हो गया। फिर मैंने दवा बनाई, मैंने भी ठीक होते देखे। इक्का दुक्का मरीज आते थे, इधर से उधर से मरते गिरते ही आते थे सब। और जब मैंने देखा सारे ठीक हो रहे हैं, तो 1997 से मैंने एक डेटा बनाना शुरू किया। और शुरू में मैंने कुछ मरीजों को 7 7 साल दवा खिलाई। ये दवा क्या है, डालता क्या हूँ, ये तो मुझे पता है, पर बन क्या जाती है मुझे नहीं पता था। पर पारा, तांबा, गंधक मैं डाल रहा हूँ, ये सारे जहर हैं और मरते हुए मरीज ठीक हो रहे हैं। ये मेरे लिए एक पहेली थी, क्योंकि मैंने केवल ठीक होते ही देखा। तो जो दवा मरते हुए लोगों को ठीक कर रही है, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे? क्या साहब,
तो पहले तो ये देखा, फिर लगातार ठीक हो रहे हैं वो देखा। अब 7 साल दवा खिलानी, कब तक खिलानी है, ये कहानी बहुत लंबी हो गई। फिर धीरे धीरे तजुर्बा होता गया, तब हमने देखा कि 1 साल होते होते जो मरीज ठीक होते हैं अमूमन ठीक ही रहते हैं, 10% के करीब रिलैप्स होके आते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन है, देयर इज नो साइंटिफिक बैकिंग टू दिस मेडिसिन। ये बीमारी आधुनिक जीवन शैली का एक बाई प्रोडक्ट है। 1937 में हिंदुस्तान में पहली बार आया और अभी 100 साल हुए नहीं है, हम दुनिया में सबसे आगे हो गए हैं। क्योंकि ना तो हम आयुर्वेद की दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, ना जापान का सर्काडियन रिदम फॉलो कर रहे हैं। तो जापानी पसीना निकालने के लिए फुटबॉल खेलते हैं, पूरे वेस्ट में ठंडी पड़ती है, बोले वहां तो पसीना निकलेगा ही नहीं। मैंने कहा बेटे गधे की तरह पसीना निकालते हैं फुटबॉल खेल के। तो वही फुटबॉल इज फेमस इन यूरोप, बिल्कुल तर हो जाते हैं वो, और हम पसीना निकले ही नहीं बस। तो आप कुदरत का हिस्सा बनिए, यहाँ पर हम आपको ठीक करेंगे। और इसके बाद ये रूटीन आपकी जीवन का होना चाहिए कि हम काल विरुद्ध मतलब खाने का समय, सोने का समय, इस रूटीन में आपको करना है। खाना सब मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, मात्रा में खाना है, कम्बिनेशन में खाना है। जैसे गेहूं के साथ आलू नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, चना मुरमुरा, दाल चावल, रोटी दाल, ये कम्बिनेशन है हमारे। पर रोटी के साथ आलू की सब्जी कहां से आ गई, आलू का पराठा कहां से आ गया, पता ही नहीं चला। तो हमें जो आपको एक यहाँ पर एक मॉडल चार्ट दिया गया है, ये एक बैलेंस डाइट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वात पित्त कफ है, आपकी भूख के हिसाब से आपको घड़ी की सुई पे खाना खाना है। क्योंकि सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, शरीर की रक्षा करनी है। तो आपके सवाल का जवाब है कि अब आपको ठीक रहने के लिए, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस एक भयावह रोग है, जिंदगी को छोटा करता है, पर यहाँ पर ठीक होने वाले ठीक ही रहते हैं। और किसी वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे दशरथ के घर में बेवजह कैकेयी ने फसाद कर दिया ना, तो बेचारे डिप्रेशन में मर गए। तो कई बार ऐसे मानसिक तनाव, आघात, आकस्मिक आपदाएं हुए, कुछ अगर ऐसा होगा तब हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा नाम चंचल कुमार है, मैं बिहार से हूँ और मैं अभी नोएडा में रहता हूँ और मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ। और मुझे पैनक्रेटाइटिस आज से 1.5 साल पहले नोएडा के ही हॉस्पिटल में डायग्नोस हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मुझे अटैक आया 2023 में, उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर मेरा बच्चा हुआ। तो क्या मुझे अब पैनक्रेटाइटिस के अटैक अब आए हैं बच्चे होने के बाद, तो क्या मेरे बच्चे को भी हो सकता है, और अगर उसको हो सकता है तो कैसे बचाया जाए उसको कि ये बीमारी उसको ना हो? आपके पिताजी को थी क्या ये बीमारी? नहीं। तो जब आपको आपके बगैर पिताजी की हो गई तो बच्चे की चिंता क्यों कर रहे हो? तो जरूरी नहीं है कि जिसके आम के पेड़ पे तो आम लगेगा, ये बात पक्की है। पर आपके केस में ऐसा नहीं है कि बच्चे को ये बीमारी जरूर होगी। हाँ, हेरिडिटरी ये बीमारी सुनने में आती है। तो एक संस्कृत में श्लोक है, सिंचती वाणी सत्यम, वाणी को सत्य से सींचती है, स्टेट्समैनशिप। जाड्यम ध्योरति, जाड्यम ध्योरति, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। पापम अपाकरोति, सारे पापों को दूर करती है, जिसमें बीमारी भी होती है। दिक्षुम करोति कीर्ति, चारों दिशाओं में कीर्ति करती है। कौन? सत्संगति। तो खान पान, टाइम पर रहना, टाइम पर उठना, सत्संगति है। ऐसा करोगे तो बेटे के बेटे के बेटे होते किसी को नहीं बीमारी होगी। आयुर्वेद में वर्ड है हीनाति मिथ्या योग, कम खाना, कम सोना, कम कसरत करना, हर चीज में हीन, अति ज्यादा करना और अनटाइमली करना। जैसे आज जो मैं कर रहा हूं, ये मिथ्या योग कर रहा हूं।
क्योंकि खाने का टाइम मेरा होता है 1 बजे या 2:30 बजे खाना खा रहा हूँ। पर पुत्री है मेरी, कहती पापा आपको आना है। अब मैं जब आता हूँ तो 3 लोग और आते, एक आया कि साहब वो आपके थानेदार हैं, उनके हैं, उन बैठना है। 2 मरीज आए कि मैं पहले ठीक हूँ, मैं वैद्य जी से मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ बैठूंगा तो पुलिस वाला हो जाऊंगा ना, कि दूसरों का दुख दूर करने वाला कभी अपने सुख की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब बैठे हुआ कि सब मुझे 1 घंटा हो गया, मुझे 2 घंटा हो, चल बैठ जाता हूँ। तो हीन आती मिथ्या योग, हीन कम, अति माने ज्यादा, मिथ्या माने अनटाइमली, चाहे काल का हो चाहे आहार का हो, ये बीमारियों के कारण बताए गए। इसमें मॉडरेशन रखोगे तो ठीक रहोगे। तो यहाँ पर 21 दिन में आप यही सीखोगे, और फिर आप अपने घर में बना लो कि मेरा बच्चा है वो रात को देर तक नहीं जगेगा। आप सब लोग रात को देर तक जगने वाले हो, ठीक। तो जो रिसर्च है नींद के ऊपर, वो 8 से 12 की नींद सबसे अच्छी होती है। हम 12 बजे के बाद तो सोते ही हैं। जगने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, लिवर और पेनक्रियाज में सूजन आती है, और सोने से मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है जो लिवर और पेनक्रियाज की सूजन ठीक करता है। तो जब आप जग रहे हो तो क्या कर रहे हो? स्ट्रेस बढ़ा रहे हो और दवा को खत्म कर रहे हो। तो आपको जीन कैसे भी हो, अगर पौधा लगाया और जमीन बेकार है तो बेकार हो गया ना। तो आप अपने दिमाग से बच्चे के बारे में फिक्र करनी छोड़ दो। एक घर में नियम बना लो कि हम तंदुरुस्त रहेंगे और अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। तो कोई फायदा नहीं है ना कि आपने 10 लाख रुपए कमाए और 8 लाख रुपए जाके डॉक्टर को दे दिए। तो 2 लाख बचने तो 2 लाख ही कमा लो। क्यों साहब? क्योंकि मैं समझता हूँ कि चिकित्सा पे जो एक्सपेंडिचर है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। तो मेरी चिंता छोड़ दो कि मैं क्या खाऊंगा, आप बीमार मत पड़ो, ठीक। तो हेरिडिटरी होगी नहीं होगी इसकी चिंता छोड़ दो। मेरा नाम मदन मोहन है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अभी मैं बीकानेर में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ, और अभी एनएलसी इंडिया लिमिटेड में काम कर रहा हूँ, और थर्मल पावर प्लांट में। मैं अभी ऑपरेशन में शिफ्टों में काम करता हूँ। जैसे 6 से 2 ड्यूटी है मेरी फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट है 2 से 10, और नाइट शिफ्ट है 10 से 6। तो मुझे नाइट शिफ्ट भी जाना होता है। ये सर मुझे फर्स्ट टाइम अप्रैल 2024 में रात में थोड़ा भयंकर सा पेन हुआ। तो मैं, हमारी कंपनी में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ गया रात के करीबन 11 बजे। तो वहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे पेन किलर और गैस का इंजेक्शन वो सब दिया, लेकिन आधे घंटे बाद ये पेन वापस चालू हो गया। तो उन्होंने मुझे आधी रात ही एम्बुलेंस से, मतलब अपने पास में जो बढ़िया हॉस्पिटल था वहाँ मुझे उन्होंने रेफ़र किया। तो सुबह डॉक्टर ने मेरा सारे जो भी ब्लड टेस्ट थे और अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें मुझे पैनक्रेटाइटिस डायग्नोस कर दिया, जहाँ मेरा एमाइलेज लाइपेज बढ़ा हुआ था और पैनक्रियाज में थोड़ा सूजन था। उस ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर सर ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं कि मुझे ये प्रिकॉशन लेना है, ये रिकरेंट बार बार हो जाता है, बाहर का नहीं खाना है। उसके 10-15 दिन बाद ही मुझे वापस अटैक आ गया, कि मैंने थोड़ा बाहर का पानी पूरी ये सब थोड़ा सा खा लिया था। तो ये दोबारा अटैक आया, तो फिर मैंने वापस डॉक्टर सर के पास गया कि ये मुझे वापस कैसे हो गया। तो पहले तो मुझे फर्स्ट टाइम आया तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये बीमारी बार बार प्रोग्रेशन में भी आगे बढ़ेगी, कि बार बार अटैक आएगा। तो एक बार अटैक आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये बीमारी चलो ठीक है, पेन ठीक है, अब ठीक हूँ मैं। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वापस आएगा। तो ये बीमारी अब मुझे मतलब बढ़ता ही जा रहा है। अभी एक्यूट पेनक्रेटाइटिस था, अभी एक्यूट ऑन क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस हो गया है। तो मेरा सर आपसे यही सवाल है कि जैसे मैं भी शिफ्टों में काम करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं पड़ाव में देख रहा हूँ कि हमें 10 बजे सोना, 6 बजे उठना, वो सब हमें सिखाया जा रहा है। लेकिन मैं भी ऑपरेशन में, मतलब जैसे जो भी जॉब है वो मेरी अभी शिफ्टों में है, तो मैं नाइट शिफ्ट भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आगे मुझे मतलब अब क्या करना है? अभी एक यूट्यूब में मैंने अपनी बीमारियों के बारे में बोला है। पिताजी गुजर गए, मेरे हाथों से लोग ठीक हो रहे थे, तो जनून और फायदा पहुंचाया, रिसर्च का जनून। तो मेरठ मैंने छोड़ा,
89 में। तो उसमें मैंने बताया कि कैसे मेरी जीवनचर्या थी, रात को जगना, तेज गाड़ी चलाना, कभी भी खाना, कुछ भी खाना। तो मेरे को लिवर क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, माइल्ड पैनक्रेटाइटिस, डायबिटीज सब 32 साल की उम्र में हो गई। नींद की कमी, 4 घंटे सोता था, और अनियमित खान पान। शरीर के हिसाब से नहीं, जब मेरी मर्जी तब, या तो बहुत भूखा रह गया, और शौक भी पूरे, नाइट शो भी देखनी है, फिर ताज में घुस गया, 3 बजे खाना भी खाना है, तो बैंड बजा लिया अपना। और मुझे उस समय जो बीमारी हुई, आई वॉज गिवन 5 years टू लिव। मर जाता, पर दवाइयाँ अपनी थी, अमेरिका वगैरह सब किया, समझा, ठीक हुआ। उसके बाद हजारों लोगों को ठीक किया। तो मैं समझता हूँ कि भगवान ने मुझे एक मैसेज दिया। ये सब मैंने उस वीडियो में भेजा है। तो ये जो बीमारी आपको हुई है ना, एक मैसेज है। भगवान को मारना होता मार देता। तो जिस काल में मुझे बीमारी हुई, उस काल में सुबह 7 बजे पहला मरीज आ गया, तो शाम को 7 बजे तक उठ ही नहीं पाता था। भूख लगे, सुसु आए, अरे भाई बहुत देर से बैठे, हमें देख लो। बीमारी क्यों हुई? इसीलिए हुई। तो शरीर आपका भी, मेरा भी है, और काम कभी खत्म होगा नहीं। तो आपका सवाल है कि मेरी जॉब का क्या होगा। अब ये बीमारी आई है आपको, अगर ईश्वर चाहता तो 1 मिनट में मार देता आपको, पर उसने आपको मारा नहीं। पैनक्रेटाइटिस रूपी एक लात लगाई है, जिससे कि आप अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। और मैं बोलता हूँ कि उसने आपके हाथ खाली नहीं किए, आपके हाथ साफ किए गोबर से, जिससे कि उसे हीरे जवाहरात दे दे। तो पैनक्रेटाइटिस आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपको बीमारी के बारे में नहीं पता था, आपको पहली बार दर्द हुआ, तो कोई भी नहीं सोचेगा ऐसी बीमारी है। पर पैनक्रेटाइटिस एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, और जिंदगी को छोटा करती है। पर हम जो पिछले 30 साल से डेटा बना रहे हैं, हम देख रहे हैं यूपी नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 है, गुजरात नंबर 3 है, दिल्ली नंबर 4 है। दिल्ली गुजरात में तो चलता रहता है ना। तो ये बीमारी प्रोग्रेसिव है। इसी में हमने देखा कि हमारे पास जो पेशेंट हैं, 92% लोग हैं जो 10 साल जीते हैं, 8% है जो उससे ज़्यादा जीते हैं। तो भयावह है। और इस डेटा को अमेरिका का डेटा सपोर्ट करता है कि वहाँ 55% लोग 20 साल जीते हैं, जो कितना हाई। तो वहाँ भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट है। तो पैनक्रेटाइटिस एक जिंदगी को छोटा करने वाली बीमारी है। अब आपको हो गई है। इत्तेफाकन इसका इलाज हमारे यहाँ होता है और लोग ठीक रहते हैं। मैं 85 की उस बच्ची को भी जानता हूँ जिसके घर में 3 लोगों को पैनक्रेटाइटिस हुई। उस समय जेनेटिक होती है पता नहीं था, पर एक लड़की को हुई, फिर उसकी बहन को हुई, फिर उसकी बहन को हुई, और तीनों ठीक हुई, आज भी ठीक है। तो कितने साल हो गए? 40 साल हो गए, शादी भी हुई, बच्चा भी हुआ। परंतु जिंदगी भाग दौड़ की बदलनी पड़ी, क्योंकि अब गाड़ी में डेंट लग गया है। अब आप रेस में जाना है तो नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब गाड़ी आपकी शरीर है तो उसे बदल नहीं सकते। तो भैया हम कार रेस में नहीं जाएंगे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो शिफ्ट वाला जॉब छोड़ के काम करो। हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि अगर सूरज बोले कि 6 महीने तो मैं ऐसे निकलूंगा, 6 महीने ऐसे निकलूंगा, तो काम नहीं होगा ना। और अगर होता है तो उसका एक फेज होता है, जो हमारे देश के जो सिस्टम है नहीं करते हैं। जैसे किसी को नाइट ड्यूटी से डे ड्यूटी पे जाना है, तो 3 दिन एक कस्टमाइजेशन का टाइम मिलना चाहिए। अचानक आप बॉडी को ये नहीं बोल सकते तू अब सो जा। तो हमारे देश में ऐसा माहौल नहीं है।
मैं नहीं कह सकता कि नहीं आज तो मैं इतने बजे सोऊंगा, कल इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, क्योंकि बॉडी की बायोलॉजिकल वॉच को हम डिस्टर्ब करते हैं। हमारे हार्ट का, ब्रेन का, इन सब आपस में इंटरलिंक्ड है। तो बीमारी अभी तो ठीक हो जाएगी, पर इसमें आपको जितना दिमाग को शांत रखेंगे, एक योगा तो वह है जो कि जमीन पे लेट के होता है, और एक योग होता है योगा चित्तवृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों का निरोध, जिसे कहते हैं योग। तो मन तो दुनिया में घूम रहा है और हम प्राणायाम कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है ना, या आसन कर रहे हैं। तो मन को एकाग्रचित करते हुए एक भाव से जीना, और आपका पर्पसफुल लाइफ, तो जितना दौड़ लगाओगे, क्योंकि बीमारी हो क्यों रही है इतनी, जवान उम्र बीमार होने की थोड़ी है, और यहाँ तो सारे जवान है। तो आप लोग पुलिस में नहीं हो, फायर ब्रिगेड में नहीं हो, फिर भी रात को जगते हो। किसी को आग लग रही हो, आपको जाना हो, तो चलो भाई मोबाइल लेके बैठ जाओ, तो कोई काम नहीं है, फिर भी आप जगे हुए हो। तो रात्रि जागरण, आपकी नाइट ड्यूटी नहीं है तो भी रात को जग रहे हो आप। आपकी नाइट ड्यूटी पे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, आप दिन में आके सो जाओ, पर रात को भी जगोगे, दिन में भी जगोगे, तो कहाँ 2 घंटे सो के आदमी उठ जाता है फिर। तो आपको जो 21 दिन में सिखाया जा रहा है कि इसमें आपको काल पे समय पे काम करना, मात्रा में काम करना, हर चीज में करना पड़ेगा, तो ये बीमारी को आप जीत जाओगे और ठीक रहोगे। क्योंकि इसका दुनिया में कोई कारण नहीं है। शराब बदनाम जरूर है, पर हमारे पास 66% लोग हैं जिन्होंने कभी शराब नहीं पी। 20% आप जैसे हैं कि उन्होंने खरीद के नहीं पी, फ्री में मिल गई तो थोड़ी सी पी ली। क्यों जी? तो शराब बदनाम है। हाँ, बीमारी होने के बाद शराब नुकसान करती है, लिवर में भी, पैनक्रियाज में भी। पर बीमारी के कारण है अनियमित खान पान, रहन सहन, चिंतित जीवन, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए शायद रामायण और महाभारत नाम की 2 ग्रंथ हमारे पास हैं, जो महाभारत का एक ही शब्द बहुत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आपका कर्म पे अधिकार है। आप ठीक होने आए हो, मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ। तो हम दोनों का फल की इच्छा तो है, हम कर्म भी कर रहे हैं, परंतु हमें फल की प्राप्ति होगी नहीं होगी, ये विधाता ने अपने हाथ में रख लिया है। तो भगवत गीता का ज्ञान क्या है कि फल की इच्छा करके कर्म तो करो, परंतु कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं है। शांति हो गई ना? ये नहीं कि फल की इच्छा नहीं करो, फल की इच्छा नहीं को तो हम काम ही नहीं करेंगे। और फिर रामायण की उस लाइन को जोड़ दो जो गुरु वशिष्ठ ने भरत को बोली है, सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख के मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जश अभजश विधि हाथ। कि फल की इच्छा करके कर्म करो, परंतु हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, यश तुम्हारे हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। इस दोनों को मिला के एक मंत्र बना लो, इसको याद रखो, तो दिमाग की चक्की चलनी बंद हो जाएगी। तो दिमाग की चक्की को करो बंद, और कोशिश करो एक नियमित खान पान, चाहे आपकी शिफ्ट हो चाहे नहीं हो। ऐसा नहीं कि नाइट शिफ्ट वालों को बीमारी होती है, पर नाइट शिफ्ट हो तो उसको थोड़ा सा नींद के लिए कुछ कोशिश करो, देर दबाओ, कुछ भी हो, मतलब नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। नींद की कमी इस बीमारी का एक कारण है, चिंतित जीवन एक कारण है, अनियमित खान पान एक कारण है। इसीलिए आपको 21 दिन रख के एक बायोलॉजिकल वॉच आपकी रिस्टोर की जाती है, जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, और इसको दिनचर्या भी बोलते हैं। आप राजस्थान से हो, आपके दादाजी के जमाने में क्या होता था, पिताजी के नहीं बोलूंगा मैं, दादाजी के जमाने में क्या होता था कि घर में शौचालय नहीं होते थे, तो हम सुबह उठ के कहाँ जाते थे? बाहर जाते थे, घर के पास नहीं, कम से कम 1-2 किलोमीटर। पानी भी नहीं था, नल भी नहीं था घर में, तो जहाँ पर जाते थे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कुआं हो या नदी हो या बावड़ी हो, वहाँ से पानी लेके हम शौच के लिए जाते थे। फिर आ गए, लोटा मान के रखा,
फिर घर पे तो नहाते ही नहीं, वहीं पर नहाते थे। फिर जिसका जैसी कम्युनिटी वैसी वहाँ पर कोई धार्मिक स्थान होता था, थोड़ी देर के लिए हम उस परम पिता के आगे अपने को सरेंडर कर देते थे। रिलीव हो गया, फिर पैदल आ गए। और जब घर पे आते थे तो हमारी घर की औरतें थोड़ा और पहले जाती थी अंधेरे में, तो चूल्हा तैयार होता था। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे थे? एक रूटीन फॉलो कर रहे थे और टाइम पर खाना खा रहे थे। चूल्हा बंद हो गया, खाना भी बंद हो गया। अब दोबारा गर्म करके तो खा नहीं सकते। तो जिसको काम पे जाना है वो सुबह इतना खा लेता था कि शाम को खाता था, 2 बार खाने वाला भी ठीक रहता था। फिर शाम को चूल्हा जलता था सूरज छिपने से पहले। तो बाय डिफॉल्ट वी वर फॉलोइंग ए रूटीन बाई। पर 1970 में जब गैस आई और फ्रीज आया तो हम हुआ एनी टाइम ईटिंग, एनी टाइम कुकिंग। फिर लाइट आ गई, एनी टाइम स्लीपिंग। और अब तो मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, 24 घंटे टीवी चल रहा है। तो कोई देख रहा होगा तभी तो चल रहा है। तो जब हमने किया मेरी मर्जी, तो आपके छोटे से पेनक्रियास ने बोला मेरी मर्जी। हो गई ना मेरी मर्जी। 6 इंच की गांठ है, उसने हिला दिया आपको। तन को हिलाया, मन को हिलाया और जेब को भी हिलाया। अभी हमने एक डेटा बनाया, बर्डन ऑफ पेनक्रेटाइटिस। तो हमारे पास 1858 मरीजों का जो डेटा है, उनका करीब 112 करोड़ रुपया यहाँ आने से पहले खर्चा हुआ है, 6 लाख से ऊपर। तो उन्होंने खर्चा किस पे किया? जो ठीक नहीं कर सकता। तो उसके हिसाब से तो मैं बढ़ जाऊं ना, ठीक भी कर रहा हूं। अब मुझे मालूम है, मुझे कोई नहीं रोकता कि मैं 4 का 8 नहीं कर दूं। पर इस बीमारी के पीछे मेरे पे जादू की छड़ी नहीं है। तो क्या कारण है कि 1937 में जो बीमारी हिंदुस्तान में पहली बार आई, आज दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास क्यों गई? क्योंकि हम सब लोग हिंदुस्तान में जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं। सरकार लेती तो है हमसे, देती कुछ नहीं है। केवल बीमार पड़ने के बाद कहती है कि 40,000 रुपए का इंश्योरेंस करा लो तो हम आपका कर देंगे। अरे कुछ ऐसा तो करो जो बीमार ना पड़े। सरकार को बोलना चाहिए तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो 40,000 रुपए की इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। क्यों था? फिर विदेशी कंपनी नहीं आएगी यहाँ पर। तो तंदुरुस्त रहने का उपाय जो हम आपको पड़ाव में बता रहे हैं, ये भारत की प्राचीन और आधुनिक जीवन, जो सर्काडियन रिदम और पुरानी दिनचर्या जो हम बाय डिफॉल्ट फॉलो करते थे, उससे हम ठीक रहते थे। तो 1937 में हिंदुस्तान में जिस आदमी को बीमारी हुई, वो एक ब्रिटिश लाइफ स्टाइल वाला था। तो आप कहाँ दही बाटी खाने वाले, पैदल चलने वाले, पर आजकल क्या है, बाटी चूरमा तो खा लेंगे पर पैदल कौन चलेगा? ऑन एन एवरेज हमारा हिंदुस्तानी आदमी 20-25 किलोमीटर रोज पैदल चलता था। अब तो खत्म हो गया। बैठ गए तो बैठ गए। तो ज्यादा देर बैठना भी पैनक्रियास की सूजन को बढ़ाता है। अब मैं बैठा हूँ, खाना खा लिया, फिर बैठा हूँ, फिर बैठा हूँ, बैठे रहूंगा तो हो जाएगा काम। तो मॉर्निंग की जो बाय डिफॉल्ट वॉक थी वो खत्म हो गई। टाइम पर खाना खाने की खत्म हो गई, मात्रा में खाने। अच्छा क्या था? पहिया नहीं था, तो आप वही खाते जो आपके इलाके में मिलता है। अभी तो कहीं का भी खाना सब जगह मिलता है ना। राजस्थान में बैठ के आप मनाली के सेब खाते हो। अभी इस साल एक छोटा सा सेटबैक मेरे को मिला है। जयपुर के एक थे अमित गर्ग जी, 1998 में मेरे पास आए थे। वो, उनको जेनेटिक पेनक्रेटाइटिस थी, डायबिटीज हो चुकी थी, बहुत खराब हालत में थे और ठीक हुए, ठीक रहे, परिवार का हिस्सा बन गया। पिछले साल उनको फिर से पेनक्रेटाइटिस लगा हुआ, पर CA-19-9 भी बढ़ा हुआ था। कोशिश करी और बढ़ा, करते रहे, थोड़ा बहुत नरम गरम। आखिर में स्कैन वगैरह में कंफ्यूजिंग था, पर पता चला वो पेनक्रेटिक कैंसर हो चुका था और अभी पिछले महीने वो चले गए। तो आउट ऑफ 2,300 पेशेंट वी हैव 1 केस
जिसको पैनक्रेटिक कैंसर हुआ, जबकि जो डेटा अवेलेबल है उसमें 20% से 50-55% लोगों को पैनक्रेटिक कैंसर होता है इस बीमारी में। तो लिव अबाउट टू 27 साल जिए वो बीमारी के साथ। तो मैं थोड़ा सा और चौकस होकर और जोर से कर सकता हूँ कि आप सभी लोगों को चौकस होकर जीना चाहिए जब तक इसके ऊपर आगे रिसर्च नहीं होती है। कोशिश कर रहे हैं, हमें पता चले बायोमार्कर क्या है, कौन सी प्रोटीन बनती है, कौन सी किस समय खिला सकते हैं, क्या पता लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हो। अब मेरे को ब्लड प्रेशर है, मैं 2001 से दवा रोज खा रहा हूँ ना। डायबिटीज़ है, 15 साल से इंसुलिन लगा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि हमारे कब तक खानी है। थोड़ी सी कीमती दवा भी है, पर जान के आगे तो सब बेकार है। तो थोड़ा सा जीवन शैली में बदलाव करो, 1 साल दवा खाओ, ज़्यादातर मेरे मरीज ठीक बैठे हैं। और जो चीज़ नुकसान करती है, आयुर्वेद कहता है निदान परिवर्जनम, उसको छोड़ दो। हमें बड़े शहर में जीवन अफोर्ड नहीं कर सकता तो गांव में आके बैठ गया। दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? देश की आबादी कितनी है? दिल्ली में कितने करोड़ रहते हैं? 4 करोड़। दिल्ली एनसीआर में, बम्बई में 2 करोड़। तो बाकी लोग भी जी रहे हैं ना। तो जिस गांव में जी रहा है वो भी जी रहा है, और मरेगा शहर वाला भी, हम वाला भी। तो अपनी ताकत के हिसाब से जिंदगी जी लो। वाई आई शुड रिग्रेट कि मैं दिल्ली में चांदनी चौक में नहीं रह रहा हूँ, या चाणक्यपुरी में नहीं रह रहा हूँ, या बम्बई नारीमन पॉइंट में। भाड़ में जाए दुनियादारी। आप भला तो जग भला, है ना पुरानी कहावत। तो थोड़ा कबीरदास जी को पढ़ो, बड़ी शांति मिलेगी। रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देख पड़ाई चिपड़ी मत ललचावे जीप। अंतहीन है। वैद्य जी, मेरा नाम ध्रुव अग्रवाल है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे को एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस है। मेरे को 31 मई 2025 को पहला अटैक आया था। उसमें क्या था, मेरे को सीवियर पेन था एंड उल्टियाँ हुई थी। मेरे घर के पास ही के एक हॉस्पिटल ने मेरे को डायग्नोस करके बता दिया था कि आपको पैंक्रियाटाइटिस है, आप किसी और हायर सेंटर पे चले जाइए। तो मेरा जो बाकी का ट्रीटमेंट था वो जयपुर राजस्थान के एक हॉस्पिटल में हुआ था। तो उसके बाद जो फर्स्ट अटैक आया था, उसके बाद मेरे को सेकंड अटैक भी 2 दिन बाद ही आ गया था, जब डिस्चार्ज हुआ था मैं। उसके बाद में 1 से सवा महीने तक एकदम सही रहा था। डॉक्टर ने बोल दी थी कि आपको जो खाना है वो खाइए, घर का खाना है बस। आपको मीठा खाना है मीठा खाइए, जो खाना है वो खाइए, बस अपना दिल खोल के खाइए जितना आप खा सकते हैं। फिर भी एक दिन सुबह मेरे को जैसे कि मैं रोजाना जो ब्रेकफास्ट था मेरा 9 बजे के अराउंड करता था, एंड उस दिन कुछ काम के वजह से मैं 10 बजे तक नहीं खा पाया था अपना ब्रेकफास्ट। उसी वजह से मेरे को अटैक आ गया। बहुत ज़्यादा तो सीवियर अटैक तो नहीं था, माइल्ड अटैक था। फिर भी उसका क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से कि मेरे को आया हो? और मेरी नींद भी पूरी होती थी, और टाइम टू टाइम मैं खाता था, फ्रूट्स वगैरह भी खाता था, सब चीज़ खाता था मैं। पैनक्रेटाइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो कौन कहता है कि आप घर का खाना खाओगे तो नहीं होगा? कौन कहता है ऐसा? कहीं दिखा है क्या? तो घर के खाना खाने वालों को खूब पैनक्रेटाइटिस होती है। मेरे पास बहुत सारे मरीज हैं जिन्होंने कभी बाहर का खाना ही नहीं खाया, घर की रोटी घर की सब्जी खाने वाले, बीमारी हो गई। तो कारण तो कोई भी बनेगा ना। 9 बजे, अब मैंने आज खाना 2:30 बजे खाया है, ठीक, रोजाना 1 बजे खा लेता हूँ, तो थोड़ी क्या अटैक आ जाएगा? तो एक चांस बन गया। और हो सकता है कि आपको थोड़ी गैस्ट्राइटिस रही हो, तो उस समय में भूखे पेट होते, पेट में दर्द हो जाएगा। तो हर पेट का दर्द पैनक्रेटाइटिस नहीं है। क्या आपने उस समय एमाइलेज लाइपेज कराया? हाँ जी। बढ़ गया था? हाँ, तो अटैक आने का इत्तेफाकन हो सकता है, पर 1 घंटे से ऐसा अमूमन नहीं होता। पर पैनक्रेटाइटिस क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है, एनी टाइम एनीवेयर। आप तो वही देखोगे, मैं गाड़ी में बैठा था तो हो गया, हो सकता है खाना खा लिया होता तो बोले आज मैंने खाना खा लिया तो हो गया। क्या साहब, जैसे मौत है ना, कि पानी में कूदे तो मर गए, नहीं बाहर रहे तो मर गए। तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल डिजीज है। इसका फिर फियर होता है कि कब हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा। जैसे हार्ट अटैक होता है, कभी भी हो जाता है,
कई सारे लोग चेकअप करा के आते हो जाता है। मेरे 31 जनवरी 2002 को सारे टेस्ट हुए, भाई बिल्कुल ठीक हो अब। और 4 फरवरी को मैसी को हार्ट अटैक हुआ जामनगर में। मैं इससे बच गया, हॉस्पिटल ले गया उठा के। तो उसी तरह पैनक्रेटाइटिस का अटैक कभी भी हो सकता है। अब 18 साल की उम्र में आपको बीमारी हुई तो हुई क्यों? कुछ नहीं कह सकते उस सोते दिन। कितने बजे थे? मैं 10 साढ़े 10 के अराउंड सो जाता था, और सुबह स्कूल होता था तो मैं 5:30-6 बजे के अराउंड तक लास्ट उठ ही जाता था मैं। एंड शाम को मैं रोजाना बैडमिंटन भी खेल रहा था 5-6 महीने से। सुबह बैडमिंटन खेलने आता है 2.5-3 घंटे, तो बैडमिंटन खेल के आता था मैं। तो उसके नाश्ता बाद करके कि नाश्ते के बाद? बिना नाश्ता करे आता था मैं। और नाश्ता कितने बजे करते थे? मेरा उस टाइम पे बैडमिंटन में सुबह जा रहा था, तो इसलिए मेरा 9-10 बजे के अराउंड होता उठते था। के 6 बजे? हाँ तो आपका जो लंबे समय गैप होता है ना खाने हाँ जी। का, वो हमारे एसिड एल्कली बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। तो एसिड तो बन गया, और उधर डाइल्यूट करने की जो एल्कलाइन है, तो लिवर से बाइल का सिक्रीशन थ्रू गॉल ब्लैडर होता है, जो खाने में फैट होता है। भूख लगी हुई है और आपने खाना नहीं खाया तो कुछ नहीं होगा, आपका एसिड पेट में आ जाएगा। अब लिवर गॉल ब्लैडर के थ्रू आ नहीं सकता क्योंकि वो खुला नहीं है फैट के बगैर। तो आपके पैंक्रियास के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि उसका जूस भी एल्कलाइन होता है। अब कोशिश करो कि अगर कोई ऑर्गन पे बार बार हिस्सा लगेगा, जैसे मैं इस हाथ को ऐसे ऐसे खींचूं, या सूजन आ जाएगी। सही बात है। तो पैनक्रेटाइटिस होने में लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किपिंग, ये हमारे डेटा में मौजूद है। आप शाकाहारी हो? हाँ जी। नाश्ता क्या खाते थे? मैं ज़्यादातर पोहा, चीला, उपमा, उत्पम, डोसा इस टाइप तो की चीज़ें आपका खाता था। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट थी? हाँ जी। स्प्राउट्स वगैरह भी बहुत खाता था मैं। रोज? हाँ जी। रोज? हाँ, हफ्ते में कम से कम 4 बार तो खाता ही था मैं नाश्ते में। उपमा के साथ? नहीं, अलग से सिर्फ और सिर्फ स्प्राउट्स खाता था मैं। तो अब दोनों काम कर रहे थे, कभी पैंट पहन रहे थे, कभी कमीज पहन रहे थे। अच्छा। यहाँ पर मिलता है ना सब साथ में। हाँ जी। तो क्या हो रहा है कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन दे रहे हैं, तो समझ लो जूता, पैंट और कमीज एक साथ दे रहा है। आप एक बार जूता पहन के निकल गए, एक बार पैंट पहन के निकल गए, और एक बार कमीज पहन के निकल गए। तो मोटी लकड़ी जलाओगे तो चूल्हा नहीं जलेगा, पतली लकड़ी जलाओगे तो जल्दी बुझ जाएगा। तो ये जो हमारे खाना है वो एक संतुलित भोजन है। तो पहले आपका जो राजस्थान से हो ना, हाँ जी। राजस्थान का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट क्या था? ट्रेडिशनल पता ही नहीं, अब तो पता ही नहीं है। खिचड़ी छाछ हो गई। हाँ, वही खिचड़ी छाछ हो। नहीं, खिचड़ी छाछ भी थी, और हाँ। कचौड़ी भी खाते थे। कचौड़ी तो बहुत खपती है। तो कचौड़ी दाल कचौड़ी होती थी। हाँ जी। बड़ी दाल कचौड़ी, कार्ब एंड प्रोटीन, और थोड़ा सा फैट भी चाहिए। पर वो फैट धीमी आंच पे पकता था, चूल्हे की आंच पे। ऐसा नहीं कि सीधे 800 डिग्री पे पका दिया। तो छाछ पिया। तो हमारे जो भी भोजन थे शाकाहारियों के, उसमें प्रोटीन जरूर होता था। तो कचौड़ी जो है, दाल कचौड़ी ट्रेडिशनल है, प्याज कचौड़ी पता नहीं कहाँ से आ गई। टेस्ट की वजह से। जैसे आलू का पराठा आ गया। हाँ जी। टेस्ट में लोगों ने बनवा दिए। जैसे मराठा जो है, मराठी दिन भर बटाटा बड़ा खा लेता रहो, आलू और पाव भाजी। तो कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट चलता है ना साथ में। सही। तो संतुलित भोजन जरूरी है।